नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमिला आर बैथा, एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। आज हम थायराइड और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जो त्वचा के नीचे गर्दन के सामने स्थित होती है। यह ग्लैंड T3 और T4 नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। T3 और T4 नामक हार्मोन शरीर के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यह ग्रंथि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करती है, यानी जो भोजन हम खाते हैं यह उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा यह आपके हृदय, मांसपेशियां, हड्डियों और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। इसी वजह से थायराइड ग्लैंड बॉडी फंक्शनिंग का केंद्र है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। लेकिन जब शरीर में ये हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थायराइड की समस्या के कारण लोगों को कमजोरी, शरीर में कंपकपी, दस्त, वजन घटना, अनिद्रा और दिल की धड़कनों में अनियमितता की दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह एक साइलेंट किलर है क्योंकि इसके लक्षण फौरन सामने नहीं आते हैं, लेकिन खान पान और जीवन शैली में परिवर्तन करके इस समस्या को हम कम जरूर कर सकते हैं। तो आइए सेहत इंडिया में हम डिटेल में समझते हैं थायराइड ग्लैंड और उसकी इम्पोर्टेंस को। हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि थायराइड हार्मोन बनाती है जो आयोडीन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है। ये हम अपने खाने के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के एक छोटे से छोटे काम में भी एंजाइमेटिक रिएक्शन या कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यदि आप एक शरीर का काम बताएं तो मैं आपको बता दूंगी कि थायराइड हार्मोन उसमें किस तरह से इन्वॉल्व करता है। रही बात आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आयोडीन हमें प्राप्त होता है सी फूड से या फोर्टिफाइड आयोडाइज्ड सॉल्ट से। इंडिपेंडेंस के पहले थायराइड डिसऑर्डर, घेंगा आदि अत्यंत कॉमन थे। तो सरकार ने डिसाइड किया, क्योंकि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन वेजिटेरियन थी, हर कोई सी फूड नहीं खाता था, तो वेयर टू गेट दिस आयोडीन फ्रॉम। तो सरकार ने डिसाइड किया कि एक रिफाइंड है और नमक है जो प्रत्येक व्यक्ति खाएगा, तो क्यों ना नमक को ही आयोडीन से फोर्टिफाइड कर दिया जाए ताकि इस बीमारी को बचा सकें। क्योंकि घेंगा होने की वजह से ग्रोथ डिसऑर्डर, बच्चों का उचित मात्रा में ग्रोथ ना हो पाना या मेंटल रिटार्डेशन बहुत कॉमनली देखा जा रहा था, जो हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट कर रहा था। थायराइड हार्मोन 3 तरह के होते हैं, T3, T4, TSH। TSH इसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। जो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो T4 होता है जो एक्चुअली सारा काम करता है। TSH पहले बढ़ना या घटना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर एज अ डॉक्टर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट को हाइपो यानी कि जिनमें थायराइड हार्मोन लेवल से कम बन रहा है, या हाइपर जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है। हाइपो जैसे कि नाम से ही इंगित है कि इसमें पेशेंट को थायराइड हार्मोन ज़रूरत से कम बन रहा होता है, तो इससे पेशेंट का ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ऐसे पेशेंट थोड़ा सा उनके शरीर में सूजन आने लग जाती है, वेट बढ़ने लग जाता है। ये पेशेंट को लेथार्जिक या आलसी सा बना देता है। किसी भी काम को करने के लिए जो विल पावर या स्ट्रेंथ चाहिए उसका कमी महसूस होने लग जाती है। दे आर यूजुअली ड्राई पीपल। त्वचा में ड्राईपन होना, है ना, बार बार लगे कि कुछ लगा लो, बहुत ड्राई फील हो रहा है, हेयर फॉल होना। महिलाओं में देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं उन्हें कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। पहले बोला जाता था, कई लोग अभी भी मानते हैं कि महिलाओं में ही होता है, लेकिन ये एक मिथ है। मेल्स में भी थायराइड डिसऑर्डर्स उसी प्रकार देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर किसी मेल को थायराइड है तो उसके बच्चों में, लड़कों में आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा डिसऑर्डर हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि
जहाँ पे थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है उसमें पेशेंट का मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। ऐसे लोग रेस्टलेस रहते हैं और बहुत खाते हैं, बहुत खाने के बाद भी वेट गेन नहीं करते हैं, इंस्टेड वेट लूज़ करते जाते हैं। बार बार मोशन का आना, पेट में ऐंठन रहना, हमेशा नर्वस, रेस्टलेस ऐसा दिखना, और कई लोगों को पेरिफेरल ट्रिमर्स या हाथों का कांपना ऐसा भी देखा जाता है। और कई बार सीवियर केसेस में हाइपोथायरॉयड पेशेंट न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी डेवलप कर लेते हैं और इस तरह से गलती से कई बार ये मानसिक रोग के डॉक्टर के पास भी पहुंच जाते हैं और जहां टेस्ट कराने पे पता चलता है भाई मरीज़ को थायराइड डिसऑर्डर है। सो दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर मेंटल स्टेबिलिटी एज वेल। इसका TSH जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इसका वैल्यू 0.5 से 4.5 या 5 तक नॉर्मल होता है। इससे कम होने पर हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ इशारा करता है और ज़्यादा होने पर हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ। वैसे ये कुछ लक्षण हैं जो इंगित करते हैं कि मरीज़ को थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन आजकल एटिपिकल हाइपोथायरॉयड भी होते हैं। कहने का मतलब हम जैसे मरीज़ आमतौर पे पूछता है, मैडम हमें सूखने वाला थायराइड है या मोटे होने वाला थायराइड है, लेकिन आजकल एटिपिकल हाइपोथायरॉयड होते हैं। कहने को ये मरीज़ अंडरवेट होते हैं और ये एक्चुअली हाइपोथायरॉयड होते हैं। यूजुअली इनकी थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट, ये डोजेज भी बहुत हाई होते हैं। हम मरीज़ के सिम्टम्स सुनते हैं और अगर हमें ऐसा लगता है जैसे चलिए वज़न बढ़ रहा है, आलस है, उसके बहुत मल्टीपल कारण भी हो सकते हैं, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आ रही है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, ये सब चीज़ें काफ़ी इशारा करती हैं और हम पेशेंट के टेस्ट के लिए लिखते हैं। यह टेस्ट या थायराइड हार्मोन सर्कैडियन रिदम फॉलो करता है। कहने का मतलब है ये दिन में 24 घंटे में एक बार पीक पर आता है। इसीलिए थायराइड हार्मोन की जांच कराते वक्त हम सलाह देते हैं कि यह टेस्ट खाली पेट सुबह करना चाहिए और सबसे उपयुक्त टाइम 8 से 10 बजे के बीच में, 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के बाद होना चाहिए। बेसिकली ये क्लस्टर्स डिजीज़ होती है। जैसे अगर कोई पेशेंट मेरे पास डायबिटीज़ करके आएगा तो मैं उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड ज़रूर से चेक करूंगी। दे ऑल आर बैड फ्रेंड्स, वन इज़ देयर, दे विल डेफिनेटली इन्वाइट अदर्स। इसीलिए कभी भी पेशेंट अगर पहली बार बीपी के साथ आ रहा है, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर ज़रूर चेक करानी चाहिए। ये सारी जो बीमारियां हैं जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, दे हैव लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसे कहने से मैं ऐसा कहना चाहती हूँ जैसे डेंगू है, मच्छर ने काटा 3-5 दिन में बुखार आ जाएगा, नहीं जी। कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, डायबिटीज़, अगर आप इनके सिम्टम्स के आने का इंतज़ार करेंगे तो दैट इंक्यूबेशन पीरियड इटसेल्फ इज़ वेरी लॉन्ग। इट इज़ एज लॉन्ग एज 1 to 8 years। अगर किसी बच्चे को कम उम्र पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए और उसे बिना डायग्नोज किए ऐसे ही अगर छोड़ दिया जाए तो ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, माल न्यूट्रिशन, ये सभी कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा है कि थायराइड बड़ों में ही होता है तो ये गलत है। बच्चों में भी ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जो उनकी मेंटल, फिजिकल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में है, मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो सेम काम को करने के लिए कैलोरीज कम खर्च होंगी, हम वेट पुट ऑन करेंगे। फीमेल्स में एज आई सेड कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, स्वेलिंग, सूजन आ जाना, आलस, जॉइंट पेन्स, मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेंट्स कि आप बस ठीक नहीं हो जी, ऐसा। सेम प्रॉब्लम्स मेल्स में भी आ सकती हैं माइनस सेक्सुअल डिफरेंसेस विच वी हैव। इलाज बहुत सिंपल सा है, इट्स थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। बहुत लोगों को लगता है कि भाई दवा एक बार शुरू हो गई तो हमेशा रहेगी। ये कुछ हद तक सही है ही। अगर किसी वजह से आपका थायराइड हार्मोन सर्जरी के द्वारा निकाल दिया गया है या कोई रोग ग्रसित है तो हो सकता है थायराइड हार्मोन आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़े। हाइपरथायरॉयडिज्म में कई बार ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है तो वहाँ पे दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए एल्ट्रॉक्सिन, थायरॉक्सिन जिसको आमतौर पे हम एल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉम नाम से जानते हैं, उसको खाली पेट सुबह लेना चाहिए। फिर 45 मिनट तक कुछ नहीं खाना चाहिए। फिर हम अपनी दिनचर्या जैसे फॉलो करते हैं वैसे कर सकते हैं।
हाइपरथायरॉयड केसेस में दवाइयाँ आती हैं जिन्हें न्यूमरकाजोल या फिर मेथिमेज नाम से जाना जाता है। इनके रेगुलर चेक के द्वारा आपके डॉक्टर इनकी डोसेज एडजस्ट करते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड है कि बहुत से चैनल्स पे लोग बताते हैं कि नॉर्मल, अगर आपको बीपी है तो आप नॉर्मल नमक छोड़ के सेंधा नमक खाएं। बट सेंधा नमक में आयोडीन कहाँ आएगा? मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, हम सी फूड तो खाएंगे नहीं कि हमें आयोडीन मिले थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ खाएंगे। अगर वो आयोडीन से फोर्टिफाइड है तो हमें जितना हमारी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन की है वो हमारे शरीर में पहुंच जाएगी और हमारा थायराइड ग्रंथि नॉर्मल फंक्शन करेगा। अब यहाँ पे मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहूँगी। सेंधा नमक में अगर आयोडीन फोर्टिफाइड हो जाए तो सेंधा नमक रिकमेंडेड है, अन्यथा नहीं। या तो फिर आप रेगुलर बेसिस पे सी फूड खाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता जो सेंधा नमक ऑप्ट करेगा वो सी फूड खाएगा। तो बेस्ट है आप किसी भी ब्रांड का नमक लें, बट ये चेक कर लें कि क्या वो आयोडाइज्ड है, सरकार ने उसको आयोडीन युक्त होने की मान्यता प्राप्त दी है या नहीं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी जिन बीपी के मरीज़ों को हम एडवाइस करते हैं कि नमक कम खाएं, कोई भी डॉक्टर उन्हें नमक बंद करने के लिए नहीं बोलता। हम बोलते हैं आप 20 to 30% लेस खाएं, तो उसमें भी नमक आप खाएं लेकिन उसी की मात्रा आप 20 से 30% कम कर दें। तो जो भी नमक खाएं वो आयोडाइज्ड होना चाहिए। कुछ फूड आइटम्स को एज अ क्लिनिशियन हम गोइट्रोजन मानते हैं, जिसमें जिनको ऐसे बोला जाता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में खाए जाएं तो आयोडीन जो हमारी डाइट में जहाँ भी रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसके मुख्य एग्जाम्पल्स हैं जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, सोयाबीन। ये सब हम यूजुअली थायराइड पेशेंट्स को बोलते हैं कि अवॉइड करें। बाकी आप अगर इंटरनेट पे डालेंगे तो बहुत बिग लिस्ट हो जाएगी, कुछ खाने को ही नहीं बचेगा। एक सुबह रोज़ की गोली ही खानी है जिसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ओनली डोज हैज़ टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। 3 से 6 महीने पे रेगुलर चेक कराएं, डोज अप या डाउन टाइट्रेट कराएं। ये बायोसिंथेटिक टैबलेट होती है, इसके ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर दिन आके पेशेंट्स हमसे इतने सारे सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स मांगते हैं, उससे तो ये टैबलेट है कि इट विल जस्ट कीप योर मेटाबॉलिज्म अप टू द मार्क, ताकि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ सब कुछ अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। सो इट्स अ मिथ कि थायराइड की टैबलेट खाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे। ओनली डोज हैज़ टू बी एडजस्टेड।